नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी गेमिंग स्टडी में। मैं ऋतुराज पांडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, भारत का भूगोल हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें 8360 प्लस क्वेश्चंस हैं, जिसमें से बिहार के जितने भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। चाहे आप बिहार एसएससी दे रहे हो, बिहार दरोगा दे रहे हो या फिर बीपीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। 40 to 50% डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट की जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के भूगोल से ही 1000 प्लस एमसीक्यूज है। कितने हैं? 1000 प्लस एमसीक्यूज किससे है? भारत के भूगोल से ही है। आप लोग जानते हैं कि भूगोल हो गया, साइंस हो गया, कितना इसका रोल होता है। तो सारा का सारा ऐसा सब्जेक्ट करना है, क्योंकि 8360 प्लस क्वेश्चन इस बुक में है, तो इसको पूरा हम लोगों को लगाना है, जिसमें से 1000 प्लस सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी से है। तो हम लोग का ये सीरीज का पार्ट 3 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कौन सा सीरीज है, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर हम लोग 203 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए कैसा कैसा क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों को भी क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 204 नंबर। किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? मिंधोला नदी किस राज्य में बहती है? तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन असम। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? तो मिंधोला नदी बहती है गुजरात में। मिंधोला नदी कहाँ बहती है? तो गुजरात में बहती है, याद रखिएगा। गुजरात में इसके साथ ही तापी नदी भी कहाँ बहती है? तो गुजरात में बहती है। तापी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा, सूरत शहर तापी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नदी है? तो लोहित नदी है। लोहित नदी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। लोहित नदी को क्या कहा जाता है? लोहित नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका रंग लाल होने के कारण खूनी नदी के नाम से जाना जाता है लोहित नदी को। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कौन सा नदी है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी असम में भी बहती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है। असम की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? असम की जीवन रेखा कहते हैं। तो ये सब पॉइंट है, आप लोग याद कर सकते हैं, इस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। और किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो गुजरात में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है? तो पहले समझते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है पानी के द्वारा बिजली का उत्पादन करना। पानी के द्वारा बिजली का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहलाता है। तो पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, ये पूछ रहा है आपसे। तो तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है या फिर केरल में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के इडुक्की जिला में है। केरल के कहाँ है? इडुक्की जिला में। पूछ देगा किस जिले में है? तो इडुक्की जिले में है, याद रखिएगा। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार, आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका डिम्मी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि डिम्वी लोअर इलेक्ट्रिक हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा प्रोजेक्ट है? तो डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और इसके साथ ही पल्ली वैसल कहाँ का है? तो केरल का है। थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, लेकिन याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीएसएससी के इंटर लेवल के एग्जाम में पहले भी आ चुका है। तो पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका केरल में है, याद रखिएगा। और केरल के किस जिले में है? तो इडुक्की जिले में है। और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कौन सा प्रोजेक्ट है? तो डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप समझ चुके हैं क्या होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो होता है जो पानी के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन में आपका, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे? स्वर्ण रेशा क्रांति, कल का क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन आया था, एक स्वर्ण क्रांति, गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति जो है, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? आज का क्वेश्चन में स्वर्ण रेशा क्रांति है। दोनों में अंतर समझिए क्या है। अगर स्वर्ण क्रांति कहेगा, सिर्फ स्वर्ण क्रांति कहेगा,
अगर सिर्फ स्वर्ण क्रांति कहता है तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा स्वर्ण क्रांति का आंसर? स्वर्ण क्रांति का आंसर होता है आपका शहद उत्पादन, शहद का उत्पादन, इसके साथ ही फल फूल यानी हॉर्टिकल्चर, फल फूल के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो याद रखिएगा सिर्फ स्वर्ण क्रांति कहेगा तो शहद उत्पादन हो जाएगा, फल फूल उत्पादन से हो जाएगा, यानी हॉर्टिकल्चर और शहद उत्पादन से हो जाएगा स्वर्ण क्रांति का संबंध है। लेकिन यहाँ पर स्वर्ण रेशा क्रांति यानी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन पूछ रहा है, तो स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जो होता है वो किससे होता है? तो जूट से होता है। याद रखिएगा, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट से, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट से, और स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद उत्पादन और फल फूल उत्पादन से। याद रखिएगा, स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद उत्पादन और फल फूल उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका ये रहा, आप लोग पढ़िए अगला क्वेश्चन, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पर है? कोरिंगा मैंग्रोव स्थल, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पर है? तो आपका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल है आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आता है देवी घर मैंग्रोव स्थल, मैंग्रोव स्थल कहाँ पर है? तो देवी घर मैंग्रोव स्थल आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, देवी घर मैंग्रोव स्थल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव ऐसा होता है जो मतलब पेड़ होता है, मैंग्रोव एक पेड़ होता है, ठीक है, जो ऐसा पेड़ बहुत लचीला होता है, जबकि हवा से भी इसको, कोई हवा बहुत तेज़ी से आ रही है तो इतना ये पूरा के पूरा नीचे तक झुक जाता है, जल्दी टूटता नहीं है। और ये चक्रवात वगैरह आता है, आंधी तूफान आता है तो ये बहुत ही मदद करता है आसपास के घर को बचाने में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही सुंदरबन के डेल्टा में भी बहुत सारे मैंग्रोव के पेड़ मैंग्रोव पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। देवी घर मैंग्रोव स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये भी आपका BSc इंटर लेवल के क्वेश्चन में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मतलब चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? झारखंड करता है, राजस्थान करता है, कर्नाटक करता है या फिर आंध्र प्रदेश करता है? तो चांदी का उत्पादन, तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान, लगभग 50% चांदी अकेले राजस्थान उत्पादित करता है। कौन करता है? राजस्थान। और इसके साथ ही अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि तांबे का भंडार कहाँ है? तांबे का भंडार, तांबे का अगर भंडार कहेगा तो राजस्थान। याद रखिएगा, तांबे का भंडार कहेगा तो राजस्थान। और तांबे का उत्पादन कहेगा आपसे कि तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो तांबे का उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ, तांबे का भंडार कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और चांदी सबसे सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो राजस्थान करता है। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में। ऐसे भी आंध्र प्रदेश का आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में क्या होता है? तो केले की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है? केला का, तो आंध्र प्रदेश में होती है, ठीक है। कर्नाटक आप लोग जानते ही हैं, गोल्ड माइन है KGF कोलार में। कर्नाटक कोलार में क्या है? कोलार डिस्ट्रिक्ट में सोने की खान है। क्या है? सोने की खान है। और इसके साथ ही आप जानते हैं झारखंड का झड़िया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का झड़िया क्या है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश केले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, 50% से अधिक चांदी राजस्थान में ही पाया जाता है। तांबे का भंडार राजस्थान में है। तांबा का उत्पादन है मध्य प्रदेश में, उत्पादन मध्य प्रदेश का तांबा में होता है। तांबे का भंडार राजस्थान में। सोने की खान कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, तब तक हम इसको इरेज करते हैं।
हीराकुंड डैम, हीरकुंड लिख दिया है लेकिन इसका क्वेश्चन होगा हीराकुंड डैम, यानी हीराकुंड बांध कहाँ पर है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड आप लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम किस पर है, तो आपका उड़ीसा में है, महानदी के तट पर। कहाँ पे है, तो महानदी के तट पर, महानदी के तट पर स्थित है हीराकुंड डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम कहाँ है, सरदार सरोवर डैम कहाँ है, सरदार सरोवर डैम जो है वो कहाँ पे है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी के तट पर है, याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर है। और इसके साथ ही चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, डुंगेश्वरी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, देख लीजिए बीएसएससी इंटर लेवल का क्वेश्चन है ये। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है, डुंगेश्वरी पहाड़ी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और गोवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार में अवस्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार में कहाँ पर अवस्थित है, तो गया में अवस्थित है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ। इसके साथ ही आप लोग जानिए कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक में है। कुद्रेमुख, क से कुद्रेमुख और क से कर्नाटक, याद रखिएगा। और ये इसके साथ ही याद रखिएगा सह्याद्री कहाँ पर है, सह्याद्री को पश्चिमी घाट भी कहते हैं हम लोग, तो ये महाराष्ट्र में है। सह्याद्री कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और मांडवी नदी कहाँ है, गोवा में है। गोवा नदी के तट, गोवा किसके नदी के तट पर है, तो मांडवी नदी गोवा में है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांडवी नदी गोवा में। अगला क्वेश्चन, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म की सबसे अधिक है, मतलब कौन सा ऐसा धर्म है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात पूछ रहा है। लिंगानुपात होता क्या है, आप लोग पहले समझिए इसको। लिंगानुपात क्या होता है, तो लिंगानुपात होता है कि प्रत्येक 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो पूछ रहा है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म की सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक मुस्लिम की है, हिंदू की है, ईसाई की है, जैन की है। ये भी प्रीवियस ईयर, सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, कोई भी अदर क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, तो धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म की सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म की कितनी है, तो ईसाई धर्म की 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 958 है, याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका हिंदू का कितना है, हिंदू धर्म का कितना है, 913। और मुस्लिम धर्म का कितना है, मुस्लिम धर्म का 943 है। और सबसे लिंगानुपात जो खराब स्थिति किस पूछ देगा क्वेश्चन में कि सबसे कम लिंगानुपात किस धर्म की है, तो सिख और जैन की, सिख और जैन की, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म की सबसे अधिक है, तो मुस्लिम, हिंदू, ईसाई और जैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसाई की। ईसाई की कितनी है, 1000 प्रत्येक पुरुष पर 958 महिलाएं हैं, 958 महिलाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डिम्मी लोअर हाइड्रो, जो हम पहले बता चुके हैं आपसे। डिम्मी लोअर कहाँ पे है, तो डिम्मी लोअर आपका है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और पल्ली सैलम कहाँ पर है, पल्ली सैलम हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो आप लोग को बता चुके हैं केरल के इडुक्की जिले में, केरल के इडुक्की जिले में पल्ली सैलम। और यहाँ पर कौन सा है, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। खड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। जनजाति तो बहुत सारा जनजाति से क्वेश्चन आता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। खड़िया जनजाति याद रखिएगा, खड़िया जनजाति जो है वो झारखंड में मुख्यतः निवास करती है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा जारवार जनजाति, जारवार जनजाति कहाँ पर रहती हैं, तो ये अंडमान निकोबार में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, तो ये अंडमान निकोबार में रहते हैं। जारवा जनजाति कहाँ पर रहते हैं, अंडमान निकोबार में रहते हैं।
जारवा जनजाति कहाँ पर रहते हैं? तो अंडमान निकोबार में रहते हैं। और खड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो झारखंड में करती है। खड़िया जनजाति कहाँ मुख्यतः निवास करती है? तो झारखंड में करती है। और जारवाड़ जनजाति कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सरी नसर मानसर झील, झील से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। सरीन सर मानसर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम। तो क्या होगा राइट आंसर? तो सरीन सर मानसर झील आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसके साथ डल झील है, डल झील के साथ ही आप लोग जानते हैं कि वुल्लर झील है, वुल्लर झील भी है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में है। और हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, रेणुका झील कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसके साथ ही उत्तराखंड में एक है नैनी झील, नैनी झील कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर होगा। सरिनसर मानसर झील कहाँ है? सरिनसर मानसर झील कहाँ है? सरिनसर मानसर झील आपका कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, नैनी झील उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, डल झील, वुल्लर झील भी जम्मू कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र में संबंधित है? मतलब कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, कृष्ण क्रांति का संबंध लिग्नाइट से है, कार्बोनिक फर्टिलाइजर से है, पेट्रोलियम से है या कोयला से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है। और तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? भारत की प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत क्रांति का संबंध कहाँ किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो बहुत ज़्यादा क्रांति से क्वेश्चन आता है, याद रखिए। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन, इसके साथ ही टमाटर उत्पादन से। ठीक है, मछली के लिए कौन सा क्रांति? मछली के लिए नीली क्रांति। ठीक है, और दूध के लिए श्वेत क्रांति दूध के लिए है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन से है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किसके जनक है? तो श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है, अंडा से कौन सा संबंधित है? तो सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा से है, याद रखिएगा। रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं हम लोग? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर किसको कहते हैं? रेशम के उत्पादन को कहते हैं। और मछली उत्पादन नीली क्रांति, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, अंडा के लिए सिल्वर क्रांति, और लाल क्रांति मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। सरदार सरोवर बांध, कौन सा क्वेश्चन है? सरदार नहीं, 216 नंबर क्वेश्चन है आपका। सतलज, चेनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चेनाब और रावी, सतलज, चेनाब, रावी में कि निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो सहायक नदी पूछ रहा है, आप जानते हैं कि सतलज, चेनाब, रावी तीनों के तीनों सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, चीन से निकलती है। और कहाँ से? मानसरोवर झील से। सब ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, दरोगा का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील के पास बोखर चू हिमनद है, बोखर चू हिमनद से, याद रखिएगा। तो सतलज, चेनाब, रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो चीन से निकलती है। ठीक है, इसके साथ ही सतलज नदी भी चीन से निकलती है। सतलज नदी भी याद रखिएगा राकसताल झील से। कहाँ से? राकसताल झील से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है?
तो सरदार सरोवर बांध आप लोग याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध हम बता चुके हैं आगे भी, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? याद रखिए, हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। ठीक है। गोदावरी नदी याद रखिए कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है नासिक से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और इसके साथ ही तापी के किनारे कौन सा शहर है? तो सूरत शहर स्थित है तापी के किनारे। ये भी बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन नहीं, नदी जो पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित नदी नहीं होती है वह कौन सी नदी है? नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है, मतलब पूर्व से पश्चिम कौन नदी नहीं प्रवाहित होती है? तो दो तरह की नदी भारत में होती है, एक तो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, एक पश्चिम की तरह। कैसे? देखिए, ये मान लीजिए भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का मान लीजिए मैप है। तो एक तो इस तरफ नदी आती है, ठीक है, और एक इस तरफ, यानी कि एक अरब सागर की ओर, और एक आपका बंगाल की खाड़ी की ओर। तो ये आपका हो जाएगा पूरब की ओर और ये आपका हो जाएगा पश्चिम की ओर। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि इधर से इधर कौन नदी प्रवाहित नहीं होती है? माही नदी होती है, तापी नदी भी होती है, नर्मदा नदी भी इधर होती है, लेकिन चंबल नदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये मिस्टेक हो जाता है, माइनर मिस्टेक। तो माही, तापी और नर्मदा इस तरह बहती है, माही, तापी, नर्मदा, ये सब भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो नदी है चंबल नदी, ये पूर्व की ओर बहती, इधर बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व बहती है। तो यही पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम कौन नहीं प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम कौन प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व से पश्चिम आपका नहीं प्रवाहित होती है, वो है चंबल नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। और चंबल नदी याद रखिएगा, चंबल नदी के में बहुत ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। और इसके साथ ही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चंबल नदी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। तो फूलों की घाटी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और एक और क्वेश्चन बहुत ही आता है, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, याद रखिएगा। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाती है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। याद रखिए, केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है। केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है। और कर्नाटक में आप लोग जानते हैं ये सोने की खान है, कर्नाटक। ठीक है, नाथुला दर्रा, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए तक हम इसको इरेज करते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा, तो आप लोग जानते हैं नाथुला दर्रा के बारे में। नाथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में बहुत सारा दर्रा है, जैसे कि आप लोग ले सकते हैं बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा
ये सब कहाँ है? तो ये सब जम्मू कश्मीर में है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो सिपकिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो सिपकिला दर्रा स्थित है, याद रखिएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा दर्रा है? जम्मू एंड कश्मीर में बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीरपंजाल दर्रा। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो सिपकिला दर्रा, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो सिपकिला दर्रा है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्व मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, क्या होगा आंसर? तो आप लोग जानते हैं कि भारत में मानसून प्रवेश कर जाती है जून के प्रथम सप्ताह में। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून की शुरुआत होती है, ठीक है। तो मानसून की शुरुआत होती है तो मान लीजिए भारत का हम लोग एक मैप बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, भारत का ये मान लीजिए मैप हो गया। तो यहाँ से इंटर करती है, यहाँ से इंटर करती है, ठीक है। यहाँ से आप लोग का इंटर करती है, याद रखिएगा, मानसून। और मानसून जब इंटर करती है तो फिर वापस भी लौटती है, वापस भी लौटती है। तो तमिलनाडु यहाँ पर है, तो तमिलनाडु राज्य में बरसती है, यानी कि लौटता हुआ मानसून या फिर उत्तर पूरब मानसून। लौटता हुआ मानसून या फिर उत्तर पूरब मानसून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब मानसून। उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, याद रखिएगा। और पश्चिमी विक्षोभ से सर्दियों में वर्षा होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो सर्दियों में वर्षा इधर बहता है किसके कारण? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? आपसे पूछ रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो दूसरा पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा जलप्रपात याद रखिएगा, दूसरा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है। दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग। और पहला कौन सा है? तो कुंचिकल, कुंचिकल जल प्रपात कहाँ पर है? वाराही नदी पर है, वाराही नदी पर है। जोग जल प्रताप कहाँ पर है? तो शरावती नदी पर है। कहाँ पे है? शरावती नदी पर है। जोग जल प्रताप कहाँ है? शरावती नदी पर है। कुंचिकल जल प्रताप कहाँ है? वाराही नदी पर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रताप कौन सा है? तो जोग जल प्रताप है, प्रपात है, जोग जल प्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या। रेल मंडल की वर्तमान संख्या, तो इस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि 12, 14, 8 और 16 तो कोई नहीं है। रेल मंडल टोटल है, रेल मंडल तो टोटल 70 है। रेल मंडल कितने हैं? रेल मंडल कहेगा तो 70 है, और जोन कहेगा रेलवे जोन कितने हैं? तो 18 नहीं 19 है। मेट्रो वाला मिलाकर कितने हैं? 19 हैं, ठीक है। टोटल जोन कितने हैं? 19 है, और रेल मंडल कितने हैं? 70 है। तो याद रखिएगा, या तो 18 या 19 आएगा जोन में, तो उसको टिक कर सकते हैं। और रेल मंडल पूछेगा तो 70 के करीब में रेल मंडल है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है। तो राउरकेला याद रखिएगा, राउरकेला कहाँ पर है? राउरकेला किसके सहयोग से बना है ये भी बता चुके हैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस में। तो पिछला क्वेश्चंस आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह राज्य है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, सॉरी, राउरकेला जो है उड़ीसा में है। और राउरकेला किसके सहयोग से बना है? जर्मनी के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है? जर्मनी के सहयोग से बना है राउरकेला, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसी के साथ दुर्गापुर कहाँ पर है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा धूमधाम से कहाँ पर मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल का फेमस दुर्गा पूजा होता है। तो पश्चिम बंगाल दुर्गापुर इस्पात केंद्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। दुर्गापुर भी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। और इसी के साथ क्वेश्चन आता है कि बोकारो और भिलाई, बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट दोनों के दोनों किससे संबंधित है? तो बोकारो और भिलाई जो है रूस के सहयोग से है, रूस या फिर आप कह सकते हैं पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं, आंसर भी सोच सकते हैं, तब तक हम इसको एरेज करते हैं। चलिए देखिए, तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा से आप लोग एक ट्रिक है, गुरम सी जे बटम, बहुत सारा ट्रिक है। एक और ट्रिक है कि ये भी ट्रिक सही है, मित्र पर गमछा झार, वैसे तो ये लाइन से नहीं हो पाएगा, गुरम सीजे बटम। तो गु से गुजरात, र से राजस्थान, म से महाराष्ट्र, म से मध्य प्रदेश, सॉरी गुजरात, याद रखिए गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और जे से झारखंड, झारखंड, ब से बंगाल, त से त्रिपुरा, त्रिपुरा, और म से मिजोरम। तो आपसे पूछ रहा है किससे नहीं गुजरती है, तो त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है इसमें, और झारखंड भी है। त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, और झारखंड भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार से नहीं गुजरती। याद रखिएगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें बिहार नहीं है, झारखंड आता है, त्रिपुरा भी आता है, मिजोरम भी आता है, और बाकी राज्य भी यहाँ पर देख सकते हैं आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर ये रहा, जनगणना 2011 के अनुसार व्यवसायिक वर्ग, कौन सा व्यवसायिक वर्ग भारत में, भारत की कार्यशील जनसंख्या की संगलता द्वितीय सर्वाधिक रही है। दूसरा सबसे ज़्यादा, मतलब प्रथम तो कृषि है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग कृषि के कार्यों में लगे हुए हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि द्वितीय सर्वाधिक लोग किस काम में लगे हुए हैं। तो तीन रूप से होता है, 3 ठो होता है, याद रखिएगा, प्राथमिक वर्ग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो याद रखिएगा, द्वितीय प्राथमिक जो होता है कृषि होता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा होते हैं विनिर्माण के कार्य होता है, विनिर्माण में जैसे कि सूप बनाना हो गया, फिर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग का छठ पूजा आ रहा है, तो छठ पूजा में सूप का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, विनिर्माण के काम में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीयक, याद देखिए, पहला कृषि, प्राथमिक में, प्राथमिक उद्योग जो प्राथमिक होते हैं वो कौन होते हैं, तो होते हैं प्राथमिक में आते हैं आपका कृषि आते हैं, जो सबसे ज़्यादा किया जाता है, सबसे ज़्यादा रोजगार भी भारत में कृषि में भी मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की खरीफ फसल का मौसम कौन सा है, खरीफ किस मौसम में उगाए जाते हैं। खरीफ फसल का मौसम जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से अक्टूबर, दिसंबर से मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई से अक्टूबर। खरीफ में आपका धान आ जाता है, धान, मक्का, ये सब क्या है, खरीफ है। और इसके बाद अक्टूबर नवंबर में क्या बोया जाता है, रबी फसल बोई जाती है। देखिए रबी फसल कब बोया जाता है, रबी की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और कब काटी जाती है, तो मार्च में उसको काट ली जाती है, मार्च में काट ली जाती है। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा था, जायद फसल, तो जायद फसल याद रखिएगा, अप्रैल मई गर्मी के दिनों में जायद फसल में कौन कौन सा आता है, ककड़ी, खरबूज, ये सब क्या है, जायद फसल में आते हैं। तो भारत में खरीफ फसल का मौसम कौन सा होता है, खरीफ फसल का मौसम होता है जुलाई से अक्टूबर तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से गुजरती है। बिहार पुलिस का भैया क्वेश्चन है, बिहार पुलिस अजब अजब क्वेश्चन पूछता है। देखिए, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। राजधानी एक्सप्रेस कहाँ कहाँ से गुजरेगी, जाहिर सी बात है दिल्ली से चलेगी। ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली राजस्थान, बिहार बंगाल, दिल्ली पंजाब बिहार बंगाल, दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल, दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बंगाल। तो राजधानी एक्सप्रेस का भी हाल बहुत ख़राब है, क्योंकि छठ पूजा में सारे लोग दिल्ली से वापस आ रहे हैं। तो सोच सकते हैं कितना भीड़ होता है छठ पूजा में। छठ पूजा एक बहुत ही महान पर्व है, पूरे भारत ही नहीं विश्व के लिए भी, क्योंकि इसमें कोई भी धर्म हो, बहुत सारे अलग अलग धर्म में, यही नहीं कि हिंदू धर्म ही सिर्फ मनाता है, अलग अलग धर्म के लोग भी छठ पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आप लोगों का भी मनोकामना छठी मैया पूरा करें। चलिए देखिए, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल, दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है,
गीतांजलि एक्सप्रेस चलती है? गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? हावड़ा पुरी, हावड़ा से जम्मू, हावड़ा से मुंबई, हावड़ा से जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हावड़ा से मुंबई। तो हावड़ा से मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि एक्सप्रेस। ठीक है, तो हावड़ा से आएंगे, आरा छठ मनाएंगे। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो को देखे हैं तो ठीक है, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्व रेलवे की क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व रेलवे की क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय, दक्षिण पूर्व रेलवे कह रहा है, यानी कि दक्षिण और पूर्व यानी कि इधर। तो कौन सा रेलवे है? कोलकाता, खड़गपुर, मालेगांव या आगरा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, रेलवे स्टाफ कॉलेज। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? रेलवे के स्टाफ लोगों के लिए कॉलेज कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है बड़ौदा, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है, याद रखिएगा, रेलवे स्टाफ कॉलेज है आपका बड़ौदा में अभी है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय 1930 के दशक 1930 ईस्वी में ये थी देहरादून में, देहरादून में थी, लेकिन इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया देहरादून से बड़ौदा। कब ट्रांसफ़र किया गया? तो बड़ौदा में ट्रांसफ़र किया गया 1952 ईस्वी में। कब ट्रांसफ़र किया गया? 1952 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, तो कोच्चि बंदरगाह आपका है तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट में जरूर इसका आंसर कीजिएगा कोच्चि बंदरगाह के बारे में। बाकी बंदरगाह हम बता रहे हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। कौन सा है? तो मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का पुराना बंदरगाह भी कह सकते हैं, चेन्नई में है। कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? कांडला बंदरगाह जवारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कौन सा है? तो जवारीय बंदरगाह है। और ये कहाँ है? कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह आपका हो जाएगा, कांडला बंदरगाह हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह आपका हो जाएगा गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में, प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई में और कांडला बंदरगाह गुजरात में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। कर्नाटक होगा कि केरल होगा कि तमिलनाडु होगा या फिर आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गोपीनाथ हवाई अड्डा आपका स्थित है, ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई अहमदाबाद और ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो गुवाहाटी में। भारत में सबसे पहले हवाई अड्डा, भारत में सबसे पहले हवाई जहाज कहाँ उड़ा था? तो याद रखिएगा इलाहाबाद से नैनी तक, इलाहाबाद से नैनी तक, इलाहाबाद से नैनी तक क्या लेके जा रहा था? तो डाक सेवा प्रदान किया था, डाक सेवा। ठीक है, तो याद रखिएगा गुवाहाटी इसका राइट आंसर होगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना में कौन सा हवाई अड्डा है? तो पटना में याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर उद्यान, नहीं सॉरी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है?
तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर राजस्थान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में स्थित है। इसका एक और नाम है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। और इसके साथ ही याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किन के नाम पर बना? तो जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। और ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर है वह है। नागार्जुन सागर बांध किस पर है? तो नागा अर्जुन, हम पहले ही बता चुके हैं कि अर्जुन को जिताने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो अर्जुन को जिताने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था? तो वो थे भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे? तो भगवान श्री कृष्ण थे। तो इसका आंसर क्या होगा? श्री कृष्णा। कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध, याद रखिएगा। और कावेरी कहाँ पर है? तो कावेरी कर्नाटक में है। कावेरी नदी कर्नाटक में बहती है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। महानदी पर हीराकुंड डैम है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वो कौन सा है? रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है। तो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वो है आपका काली मृदा, काली मिट्टी। काली मिट्टी है जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र तरफ, महाराष्ट्र गुजरात ये सब क्षेत्र है जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मृदा। और इसके साथ ही काली मृदा जो होती है जिसे रेगुर मृदा कहते हैं, उसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। किसकी खेती? कपास की खेती सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। कपास की खेती सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते हैं, हम कितना बार बता चुके हैं झूम कृषि क्या होता है। झूम कृषि हर एक बार लगभग क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में आ रहा है। झूम कृषि को हम एक बार फिर से समझा देते हैं। झूम कृषि को कर्तन एवं दहन भी कृषि कहते हैं। कर्तन दहन कृषि क्यों कहते हैं? इसमें क्या होता है कि खेत होता है और खेत में जंगल झाड़ रहता है, उसको काट दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, उस पर खेती किया जाता है। जब तक उसकी उर्वरता बनी रहती है तब तक उसमें खेती की जाती है। जैसे ही उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है उसमें खेती करना बंद कर दें। इसमें जनजातीय लोग और आदिवासी लोग इसका खेती मुख्यतः करते हैं। ठीक है। तो कर्तन एवं दहन कृषि को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि कहीं पे झारखंड में इसको कुरुआ नाम से बुलाया जाता है, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में बुलाया जाता है, इसका वियतनाम में इसको रे बुलाते हैं, वियतनाम में रे। ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जैसे असम वगैरह हो गया, असम, झारखंड, ये सब क्षेत्र में क्या होती है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका झूम की कृषि होती है। झूम की कृषि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानता है। सिलिकॉन वैली के नाम से कौन जाना जाता है? बेंगलोर, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, क्या होगा आंसर? सिलिकॉन वैली के नाम से क्या जानता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बेंगलोर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलोर। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आईटी हब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेंगलुरु को क्या कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम एवं चीन किसके मध्य जुड़ी हुई है? तो सिक्किम में कौन सा है? नाथुला दर्रा है। ऐसे ही इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। सिक्किम और चीन किससे जुड़ी हुई है? नाथुला दर्रे से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। और अरावली पर्वत पर ही रायसीना हिल्स है। रायसीना हिल्स पर क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पर है। रायसीना हिल रायसीना हिल पर कौन सा क्या है? राष्ट्रपति भवन है, याद रखिएगा। और ये राजस्थान में स्थित है। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ है? राजस्थान में है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और सबसे पुरानी विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है अरावली पहाड़ियाँ, याद रखिएगा ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन
चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, कहाँ पे हुआ था? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? चिपको आंदोलन तो बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में। तो चिपको आंदोलन याद रखिएगा उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। इसमें प्रमुख नेता का नाम आता है, इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा गौरा देवी वहाँ के स्थानीय महिला नेता थी। इसके साथ ही गौरा देवी के बाद आपका आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। इसके साथ ही आते हैं चंडी प्रसाद। तो ये लोग इंपॉर्टेंट नाम है जो चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन था क्या? तो चिपको आंदोलन क्या था कि वहाँ के कुछ ठेकेदार लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किए जा रहे थे। तो अहिंसक रूप से इन लोगों ने सोचा कि जो भी नेता लोग हैं और वहाँ की महिलाएं, वहाँ की पुरुष लोग और महिलाएं, मुख्य रूप से महिलाएं, और अहिंसक रूप से आंदोलन करना चाहा। अहिंसक रूप से आंदोलन मतलब जिसमें हिंसा का प्रयोग ना हो। और पेड़ों को क्या करते थे लोग, गले से लगा लेते थे और चिपक जाते थे। वो लोग को बोलते थे कि मरना मुझे मंजूर है लेकिन पेड़ को कटने नहीं देंगे। यही क्या था? चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में हुई थी। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो गौरा देवी भी है, सुंदरलाल बहुगुणा है, चंडी प्रसाद है। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड हो जाएगा। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालयी, देखिए क्वेश्चन कैसा पूछता है बिहार पुलिस का ये क्वेश्चन है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश या ऑस्टिन गार्डविन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? तो भारतीय हिमालयी चोटी को सबसे ऊंची चोटी कह रहा है तो कंचनजंगा हो जाएगा। ऐसे गॉडविन ऑस्टिन भी हो सकता है, जिसे केटू भी कहते हैं, लेकिन ये क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके का हिस्सा है, तो इसलिए इसको आंसर नहीं माना जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा होगा। याद रखिएगा। गॉडविन ऑस्टिन की केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। 8848 मीटर है। और इसके साथ ही कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर है। 8586 मीटर किसकी है? कंचनजंगा की ऊंचाई है। 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और गार्डविन ऑस्टिन यानी ये केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर है। याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। याद रखिएगा। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है, इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, दो क्वेश्चन आते हैं, एक भारत की गंगा आता है, एक दक्षिण गंगा आती है। एक भारत का गंगा और एक दक्षिण गंगा। तो भारत की गंगा दक्षिण गंगा आती है और एक दक्षिण गंगा। दो क्वेश्चन, एक दक्षिण गंगा और एक दक्षिण की गंगा। दक्षिण गंगा कहेगा तो याद रखिएगा, दक्षिण गंगा कहेगा तो आपका आ जाएगा दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी। दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी। और दक्षिण की गंगा कहेगा क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कावेरी। क्या होगा? कावेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी, दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी। दक्षिण की गंगा कहेगा तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी। याद रखिएगा। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। की लग गया, क से कावेरी। दक्षिण गंगा गोदावरी, याद रखिएगा। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक से कौन सा? गोदावरी निकलती है, नर्मदा निकलती है, तापी निकलती है, फिर कृष्णा निकलती है। तो याद रखिएगा, अमरकंटक से जो निकलती है वो निकलती है नर्मदा नदी। अमरकंटक से नर्मदा नदी। तापी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा से
निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है तापी नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। और याद रखिए गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से। तो याद रखिएगा अमरकंटक से नर्मदा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सिक्किम में। नाथुला पास कहाँ पे है? तो सिक्किम में। नाथुला पास कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। ये तो आसान क्वेश्चन है खैर। अगला क्वेश्चन, डल झील कहाँ पे है? डल झील, बुल्लर झील आगे ही बता चुके हैं हम। डल झील, बुल्लर झील सारे के सारा श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? तो डल झील है। बुल्लर भी झील भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे कह रहा है। तो उत्तर मध्य रेलवे मतलब आपका उत्तर, ऊपर साइड उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो उत्तर मध्य मतलब इधर, उत्तर मध्य, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे तो इलाहाबाद होगा ही, झांसी होगा ही, आगरा होगा ही, कोटा नहीं होता है। कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा नहीं होता है, नहीं पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर कोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? किसकी सबसे कम जनसंख्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम की, मिजोरम की, त्रिपुरा की या फिर नागालैंड की? ये भी आसान क्वेश्चन है। सिक्किम की। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो यूपी का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो यूपी का है। अगला क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर झारखंड में? तो दुधवा नेशनल पार्क होगा आपका यूपी में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी, तो नंदा देवी याद रखिएगा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था इसको, नंदा देवी को? तो 2005 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में, याद रखिएगा। कब शामिल किया गया था? 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में तेल की पहली परिष्करण स्थापित की गई थी। तो तेल की पहली परिष्करण कहाँ स्थापित किए गए थे? मैं पहले ही बता चुका हूँ, असम के डिगबोई शहर में। असम के डिगबोई शहर में स्थापित की गई थी। बरौनी में भी तेल शोधक कारखाना है जो बिहार में है। बिहार के किस जिले में है? बिहार के बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में है बरौनी। और भारत में पहली परिष्करणशाला मतलब तेल निष्करण जहाँ से तेल निकाला जाता है वो कौन सा है? तेल रिफाइनरी, तो वो है डिगबोई, असम का डिगबोई में, ठीक है। यहाँ पर तेल का कुआं भी है असम के डिगबोई में और सबसे पहले यहीं था। उसके बाद अगर देखा जाए तो बरौनी हो गया। बरौनी में कब? तो याद रखिएगा बरौनी बिहार में स्थित है, ठीक है। और डिगबोई में कब? तो याद रखिएगा 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में डिगबोई में पहला परिष्करणशाला स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों